हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्वेल्थ बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो पुष्पीय पादप में लैंगिक प्रजनन। तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक क्या करेंगे कि सीक्वेंस तैयार करेंगे, ठीक है ना। सीक्वेंस वाइज पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादप में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लावर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो नाम जैसे इस चैप्टर का नाम है कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, अर्थात पुष्प में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उन सभी घटनाओं के विषय में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पुष्प में लैंगिक प्रजनन करने के लिए, ठीक है ना, दो जनन अंग, एक नर जनन अंग और मादा जनन अंग की आवश्यकता होती है। उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की क्या होती है, आवश्यकता, और यही दोनों युग्मक मिलते हैं तो क्या होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट में, ठीक है ना, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक पाया जाता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन कैसे होता है, ठीक है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन हो गया, उसके बाद भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, भ्रूण, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फल फूल जितने भी सब चीज़ हैं उन सबको क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट के विषय में बेसिक जानकारी। उसके बाद हम चलेंगे प्लांट में जो जनन अंग है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूल, ठीक है ना। तो फूल के पास हम चलेंगे और फूल में देखेंगे कि कौन नर जनन अंग है और कौन मादा जनन अंग है, ठीक है ना, फूल में, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर देखेंगे कि नर गैमेट, ठीक ना, अर्थात मेल गैमेट, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और कौन होता है। उसके बाद देखेंगे कि फीमेल गैमेट, ठीक है ना, मादा युग्मक, ठीक है ना, कहाँ बनता है और बनने वाला कौन सा जगह है, ठीक है ना, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जनन भाग, ठीक है। इन सब चीज को क्या करेंगे, पुष्प में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम पुष्प से संबंधित, ठीक है ना, उससे पहले हम पौधा से शुरुआत करते हुए हम कहाँ चलेंगे, पुष्प की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। और पुष्प में देखेंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट कहाँ पाया जाता है। जब उसको हम देख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसका निषेचन कराएंगे। निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद भ्रूण का विकास होगा, जाइगोट का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है ना। उसके बाद फल वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं प्लांट से लेकर के, ठीक है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनने तक की प्रक्रिया को, ठीक है। तो चलिए आइए हम क्या करते हैं, चलिए तो देखते हैं, ठीक है ना। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, ठीक है ना, हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, अपने ही इंडिया के, ठीक है ना, इसको जिनका नाम था प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को कहते हैं, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी है क्या, बात करें अगर एम्ब्रियोलॉजी की, ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी है क्या, ठीक है ना। तो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ, ठीक है ना, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, अर्थात भ्रूण के निर्माण के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। भ्रूण की एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग हिंदी में भ्रूणकी कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूणकी कहते हैं, ठीक है ना। तो भ्रूण के निर्माण के प्रक्रिया के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं कि हम अध्ययन क्या कर रहे हैं, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। तो हम लैंगिक जनन का अध्ययन करने के लिए, अब जैसे धरती पर बहुत सारे क्या है,
लैंगिक जनन, ठीक ना, सॉरी, धरती पर बहुत सारे क्या है पुष्पीय पादप। तो हम सब को लेकर के नहीं चलेंगे, उससे क्या करेंगे, एक हम मेंबर को ले लेंगे जो क्या करता है पुष्प को उत्पन्न करता है, जिसमें पुष्पीय पादप के लगभग लगभग सारे के सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है जिसको हम क्या करेंगे लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो कि क्या एनसीईआरटी में क्या है दिया गया है, जिसका नाम जो प्लांट है, ठीक है ना, जिसको दिया गया है एनसीईआरटी में, उसका नाम है कैप्सुला। क्या नाम है, कैप्सुला। ये भी क्या है एक पुष्पीय पादप, ठीक है ना। ये क्या है पुष्पीय पादप का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, ठीक है ना, जिस पादप का नाम है कैप्सुला, ठीक है ना। ये क्या है, एक वर्षीय पादप है, एक वर्ष के अंदर में ये क्या होता है उगता है और क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है खत्म। तो ये कैसा पादप है, वार्षिक। कैसा है, वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक पादप है। डाइकोट, और ये क्या है डाइकोट प्लांट। जैसे कि आप लोग चना में देखे होंगे, फूले हुए चना को क्या करेंगे हम उसको छीलते हैं तो देखते हैं कि हमको 2 बीज पत्र देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वैसे पादप जिसके मतलब दाल में जैसे कि जो बीज होता है उसमें देखेंगे कि 2 बीज पत्र पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं द्विबीजपत्री। तो ये जो कैप्सुला है ये भी क्या है द्विबीजपत्री। कैसा है बीज पत्री, कैसा है द्विबीजपत्री। और ये खर पतवार के रूप में क्या होता है हर एक साल उग जाता है, ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वीड प्लांट अर्थात वीड प्लांट का हिंदी होता है खर पतवार। क्या होता है खर पतवार, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है खर पतवार के रूप में हर एक साल क्या हो जाता है उग जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उसमें से कौन सा हमको चूंकि रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर चलेंगे, तो देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्या है प्लांट को देखेंगे। प्लांट में 2 प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं, एक वेजेटेटिव पार्ट, ठीक ना, जिसको हम क्या कहते हैं कायिक भाग, ठीक है ना। क्या कहते हैं कायिक, क्या कहते हैं कायिक, ठीक है ना। और एक जो भाग होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है प्रजनन में सहायता करता है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं जनन भाग, क्या बोलते हैं जनन भाग, ठीक है ना। तो प्लांट में जैसे कायिक भाग जिसके द्वारा क्या होता है अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है ना। क्या है रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है ना। रूट का हिंदी होता है जड़, ठीक है ना। स्टेम का हिंदी होता है तना, ठीक है। लीफ का हिंदी होता है पत्ती, तो पता ही होगा सब लोग को, ठीक है ना पत्ती। लेकिन जो फ्लावर है वो क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट, यही क्या है जनन भाग। इसी के अंदर क्या होता है मेल गैमेट, ठीक है ना, और फीमेल गैमेट का क्या होता है निर्माण होता है, ठीक है ना। ये जो स्पर्म का बना दिए हैं ये चूंकि फ्लावर में नहीं होता है, ठीक है ना, ये ह्यूमन और एनिमल की बात है, ठीक है ना। तो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है निर्माण, इसीलिए हम क्या बोलते हैं फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, किसका किसी भी प्लांट, ठीक है ना। तो प्लांट अब जिसकी की बात करेंगे कि फ्लावर एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। तो देखिए इसको अगर बाई द अगर बोल दिया जाए एग्जाम में दे दिया हो कि फ्लावर के विषय में कुछ लिखें, ठीक है ना, 2 नंबर में ऐसे तो 5 नंबर में पूछेगा नहीं। अगर 5 नंबर में पूछता है तो फ्लावर का क्या करेंगे पूरा का पूरा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। उसके एक एक पार्ट का क्या करेंगे नेमिंग करेंगे, नाम लिखेंगे और उन सभी पार्ट का क्या करेंगे वर्णन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर लेकिन दे दिया जाए 2 नंबर में तो लिखेंगे कि जो पुष्प है, ठीक है ना, वो लैंगिक जनन का क्या है मुख्य भाग है, ठीक है ना। इसका उपयोग, ठीक है ना, धार्मिक सांस्कृतिक रिलीजियस रूप से सोशल, ठीक ना, सामाजिक रूप से क्या किया जाता है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग जयमाल वगैरह देखे होंगे तो जयमाल पे क्या किया जाता है फूल का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, जयमाल पे लगाया जाता है, ठीक है।
आप लोग सजावटी के रूप में देखे होंगे कि जो दुल्हन वगैरह जो जयमाल पे जाती है या फिर शादी ब्याह है या फिर कोई भी मतलब शुभ कर्म, वहाँ पर देखते होंगे कि गजरा वगैरह में क्या करते हैं, फूल वगैरह लटकाए रहते हैं या फिर यहाँ पर जुड़ा वगैरह में लगाई रहती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं, फूल को सजावटी रूप में, और उसके साथ साथ धार्मिक जैसे कि देवी देवता पर, ठीक है ना, जो भी इष्ट देव हैं, ठीक है, जिनके उन पर क्या किया जाता है, फूल वगैरह को चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इसका क्या किया जाता है, परफ्यूम वगैरह सब कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका धार्मिक सांस्कृतिक रूप से, ठीक ना, सामाजिक रूप से क्या है, इसका महत्व है। और ये मुख्य रूप से क्या है, क्या है, मुख्य रूप से ये क्या है, एक पौधे का, ठीक है ना, जनन, ठीक है ना, लैंगिक जनन का, ठीक है। तो वही फ्लावर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, सोशल, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस एंड कल्चरल, ठीक है ना। ये तो आम आम जनता की बात होगी, आम इंसान की बात होगी। लेकिन अगर बात करें एक साइंटिस्ट के व्यू से, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट के व्यू से, एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो एक जो पादप वैज्ञानिक है, ठीक है ना, भ्रूण वैज्ञानिक, पादप का जो भ्रूण की वैज्ञानिक है या फिर एक साइंटिस्ट है, उस वो क्या करेगा कि उसके लिए वो मनोरंजन नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए जो फ्लावर है वो क्या है, एक रिप्रोडक्शन का चीफ क्या है, साइट, ठीक है ना। तो साइंटिफिकली, ठीक है ना, ये क्या है, आकार की और भ्रूण की रूप से क्या है, एक चीफ साइट है, ठीक है ना। तो साइंटिफिकली फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकली एंड embryologically marble and are considered as chief site of sexual reproduction। अभी हम ये क्या कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी अच्छी तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ नहीं, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, ठीक है ना, जिनका नाम था गोथे। क्या नाम था, गोथे। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर था उसमें, कि जो भी कोई ये मानते हैं कि ये क्या है, कोई स्टेम है, हरा कलर ले लेते हैं, ये क्या है, कोई स्टेम, तना है, ठीक है। तो उस समय बताए हुए थे कि तना का खास लक्षण क्या होता है, ठीक है ना। तो तना का एक खास लक्षण उस समय बताए हुए थे कि तने पर नोड और इंटर नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नोड और इंटर नोड, ठीक है ना। अब ये नोड और इंटर नोड क्या है, जैसे कि आप लोग बम्बू देखे होंगे, ठीक है ना, उसमें क्या पाई जाती है, गांठ है, और जहाँ पे गांठ पाई जाती है वहीं से तना, पत्ती वगैरह जो कुछ भी क्या होता है, निकला हुआ आता है, ठीक है ना। तो उस गांठ वाले जगह को ही हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड, जहाँ से लीफ वगैरह, तना वगैरह क्या होता है, निकला होता है, ठीक है। ये भी क्या है, गांठ है, यहाँ इसको भी क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। इसको चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसका हिंदी बताते हैं। अब हम बात करेंगे दो नोड की, ठीक है ना। तो ये एक नोड हो गया, ठीक है, ये एक नोड हो गया, और ये क्या हो गया, एक नोड। तो दो नोड के बीच में ये जो जगह होता है, ठीक है ना, दो नोड के बीच में जो जगह होता है, ठीक है, ये जगह जो देख रहे हैं रेड कलर से हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो जगह है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर, ठीक है ना, नोड। क्या बोलते हैं, इंटर नोड। क्या बोलते हैं, इंटर नोड, ठीक है ना। इन नोड को हम हिंदी में पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि, ठीक है। और इंटर नोड को क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोफेसर साहब थे, ठीक है ना, उन्होंने बताया कि जो फूल होते हैं, क्या होते हैं, फूल, ठीक है ना। अभी आप लोग को 11th क्लास में पढ़ा दिया गया था कि फूल में मुख्य रूप से चार दल होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गैनोसियम।
बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है ना, उमंग और जान, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रोफेसर जो गोथे साहब थे, कौन थे? गोथे साहब, जो प्रोफेसर गोथे थे, इन्होंने कहा कि फूल जो है, ठीक है ना, वो तने का क्या होता है? रूपांतरण होता है। क्यों? क्योंकि जो फूल होता है उसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है, ठीक है ना। इंटरनोड जो है, नोड इतना आपस में एकदम सट जाता है, इतना पास पास आ जाता है कि जो इंटरनोड है वो देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। और जो बाकी जितने भी दल वगैरह हैं वो सब क्या है? पत्ती वगैरह के क्या है? रूपांतरण है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए हम दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए ये क्या है? फूल है, ठीक है ना। तो फूल में ये क्या है? ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये क्या है? कैलिक्स है। ये क्या है? करोला। ये जो रंग बिरंगा जो पंखुड़ी दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये वाला, ये क्या है? करोला है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इस पुष्प में, ये देखिए, ये जो निकले हुए हैं ये पतले धागे धागे जैसे संरचना, ये, ठीक है ना। ये क्या है? एंडोसियम। इसी के ऊपर क्या होता है? परागकण। अगर अभी हम इसको टच करेंगे तो यहाँ पे हमको ग्रीन कलर का पाउडर हमको लग जाएगा अंगुली में। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हम टच किए और ग्रीन कलर का, यही क्या है? पराग कण, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए फूला हुआ पार्ट जो ग्रीन कलर का नहीं है, ये, ठीक है ना। ये क्या है? गाइनोसियम। ये क्या है? जया, ठीक है। तो इस प्रकार से चार दल पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके जो चारों के चारों जो फूल के जो चारों के चारों दल हैं, ये कैलिक्स, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, देखिए ये कैलिक्स, ठीक है ना। ये क्या है? करोला। ये पास में इतने आकर के सट गए हैं कि यहाँ पर जो इंटरनोड जो है वो उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है। इसीलिए जो प्रोफेसर गोथे थे उन्होंने कहा कि जो फूल है वो भी क्या है? एक क्या है? तने का क्या है? रूपांतर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो लिख लीजिएगा, गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित, ठीक है ना, क्या है? तना, ठीक है ना। क्यों? ठीक है ना, लिख लीजिएगा वहां पर, क्योंकि पुष्प में पर्व और पर्व संध्या पाई जाती है, हिंदी मीडियम वाले के लिए इस जगह पे, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना। अगर भाई देवे मानते हैं कि जो पुष्प में जो नोड और इंटर नोड होता है वो तो बहुत क्या होता है, आप पास पास सटा हुआ रहता है। लेकिन किसी पुष्प में, ठीक है ना, अगर कैलिक्स, ये ग्रीन कलर देखिए, ये कैलिक्स, ठीक है ना, और एक करोला के बीच में क्या हो जाए? ये जो इंटरनोड है वो क्या हो जाए? उपस्थित रह जाए, ठीक है ना। अर्थात अच्छी तरीके से साफ साफ दिखाई दे। तो उस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोफोर। क्या कहते हैं? एंथ्रोफोर, ठीक है। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? दलधर। क्या कहते हैं? दलधर। और इस एक प्लांट है, ठीक है ना, जो कि इस कंडीशन का क्या है? दलधर जो पुष्प है उसका क्या है? एग्जाम्पल, जिसका नाम है सेलाइन। क्या नाम है? सेलाइन। अगर वही अगर बात करें इंटरनोड जो है, ठीक है ना, ये इंटरनोड वो अच्छी तरीके से दिखे किसी पुष्प में, लेकिन कहाँ पर? ये करोला और एंड्रोसियम के बीच में। कहाँ पर? इस करोला और एंड्रोसियम के बीच में, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। ये करोला और एंड्रोसियम के बीच में ये क्या हो? इंटरनोड अच्छी तरीके से दिखे, तो इस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहेंगे? एंड्रोफोर। क्या कहेंगे? एंड्रोफोर। और इसका जो हिंदी होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुमंग धर। एक पुष्प है, ठीक है ना, एक प्लांट है जिसके पुष्प को देखेंगे तो इसी प्रकार का कंडीशन उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। जिस प्लांट का नाम है पैसी फ्लोरा। क्या नाम है? पैसी फ्लोरा। अगर
अगर किसी पुष्प में एंड्रोसियम, किसकी बात कर रहे हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में क्या हो, इंटरनोड एकदम अच्छी तरीके से साफ साफ दिखाई दे, तो उस हम पुष्प को क्या कहेंगे, जयांगधर, क्या कहेंगे, जयांगधर। और इसको इंग्लिश में हम गाइनोफोर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एक प्लांट, ठीक है ना, जो कि ये कंडीशन जो है इस प्लांट में देखने को मिलता है, इसका नाम है कैम्पेनिस। क्या नाम है, कैम्पेनिस, ठीक है ना। तो क्या कैलिक्स और कोरोला के बीच में इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार की कंडीशन वाले फूल को क्या बोलेंगे, एंथ्रोफोर। इसका हिंदी है दलधर और इसका एग्जाम्पल है सेलाइन। अगर वही बात करें करोला, ठीक है ना, ये करोला और एंड्रोसियम के बीच में क्या हो, पर क्या हो, इंटरनोड प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोफोर, ठीक है ना। और इसका हिंदी होता है पुमंग धर, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है एक प्लांट जिसका नाम है पैसीफ्लोरा। अगर वही बात करें गाइनोसियम, किसकी बात करें, गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बीच में क्या हो, इंटरनोड अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो, साफ साफ देखने को मिले, उस प्रकार के पुष्प को क्या कहेंगे हम, गाइनोफोर। और इसको हिंदी में जयांगधर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एक प्लांट, ठीक है ना। और इस प्लांट में ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है जिसका नाम है कैम्पेनिस, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। एक फूल को यहाँ पर साफ साफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये कैलिक्स है, इसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, करोला है, ठीक है ना, ये क्या है, करोला, ठीक है ना। इस ये क्या है, करोला है, इसके यूनिट को हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एंड्रोसियम है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, एंड्रोसियम, पूरा सब ये सब क्या है, एंड्रोसियम है, ठीक है ना, एंड्रोसियम है। इसके एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं, जिसका दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, पूरा का पूरा यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये वाला पूरा, ये क्या है, गाइनोसियम है, ठीक है ना। और इसके एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल या फिर क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और इसका तीन पार्ट होता है जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना, सब आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे, अगर वही हम बात करें, ठीक है ना, किसी पुष्प में अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में ये जो एंड्रोसियम और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में भी क्या हो, इंटरनोड प्रेजेंट हो, और उसके साथ साथ एंड्रोसियम और कोरोला के बीच में भी यहाँ पर क्या हो, इंटरनोड प्रेजेंट हो, इंटरनोड क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अर्थात एंथ्रोफोर और एंड्रोफोर यहाँ पे दोनों का दोनों क्या हो, कंडीशन प्रेजेंट हो, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं गाइनोफोर और एंड्रोफोर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हम फ्लावर को क्या कहेंगे, गाइनो एंड्रोफोर, या फिर इसको एंड्रोगाइनोफोर दोनों बोल सकते हैं। इसको हिंदी में पूज्यांगधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूज्यांगधर। और इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो प्लांट, एक प्लांट है, ठीक है ना, जिसका नाम है सिलोम गाइनेंड्रा, और एक नाम है गाइनेंड्रोमस, ठीक है ना। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल। चलिए तो हम कुछ टर्म के विषय में जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक फलनी पादप, अभी हमारा जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, एक टर्म है, एक फलनी पादप, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक, ठीक है ना। तो दोज प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल आर कॉल्ड, ठीक है ना, मोनोकार्पिक, ठीक है ना। अर्थात तो वैसे पादप, लिख लीजिएगा हिंदी में, वैसे पादप, ठीक है ना, जो अपने पूरे और पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार क्या करें, पुष्प उत्पन्न करें, ठीक है ना। अर्थात तो वन बार क्या करें, फ्लावरिंग करें। उस प्रकार के हम पादप को क्या कहते हैं, एक फलनी पादप, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बम्बू, ठीक है ना, अगैव अमेरिकाना, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, नीला कुरेंजी। और बम्बू को क्या कहते हैं हिंदी में, बांस, ठीक है ना। तो जो बांस है,
किसकी बात कर रहे हैं? बांस की। जो बांस है वो लगभग लगभग अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 साल के आसपास में क्या करते हैं, 50 वर्ष के बाद या फिर 50 वर्ष में ही, ठीक है ना, और 100 साल के बीच में ये क्या करता है, एक बार पुष्प को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना, अपने जीवन में केवल और केवल एक ही बार। उसी प्रकार से जो नीला कुरेंजी है, नीला कुरेंजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अगेव अमेरिकाना, ये पूरे और पूरे लगभग लगभग 12 अपने जीवन काल में, ठीक है ना, केवल एक बार लगभग लगभग 12 साल के आसपास ये क्या करता है, पुष्प को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। लगभग जो केरल है, ठीक है ना, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, ठीक है ना, इन सब में जो जंगली पहाड़ी जो एरिया है उस यहाँ पर ये पाया जाता है, और वहाँ पर लास्ट टाइम इसको 2006 में क्या किया गया था, देखा गया था, ठीक है ना। और जब ये पुष्प जब उत्पन्न किया था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहाँ की धरती जो इस प्रकार के पुष्प से एकदम कालीन जैसी क्या हो गई है, एकदम पूरा बिछ गई है, ठीक है ना। इसके वजह से वहाँ पे क्या पूरा दर्शन मतलब दार्शनिक सैलानी वगैरह जो भ्रमण करने वाले लोग जो हैं, ठीक है ना, वो भी क्या हो रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा जा रहे थे, ठीक है ना, नॉर्मल चीज़ है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं, एक टर्म है, ठीक है, पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है ना। अभी क्या पढ़े थे हम लोग, मोनोकार्पिक, ठीक ना, ये क्या है, पॉलीकार्पिक। तो वो क्या था, पूरे जीवन काल में वो ऐसा पौधा क्या कर रहा था, केवल और केवल एक बार क्या कर रहा था, फूल उत्पन्न कर रहा था, ठीक है ना। और ये जो पॉलीकार्पिक है वो एक से क्या करेगा, अधिक बार अपने जीवन में क्या करेगा, पुष्प को उत्पन्न करेगा। तो वैसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में एक से अधिक बार क्या करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, जैसे में नीम, मैंगो, ठीक है ना। तो दोज प्लांट विच फ्लावर्स मोर देन वन टाइम इन देयर लाइफ साइकिल, जैसे कि नीम और मैंगो, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बम्बू था, ठीक है ना, और क्या था, नीला कुरेंजी, इसका लाइफ जो था वो क्या था, लॉन्ग था, लेकिन अपने जीवन काल में कितना बार, एक ही बार क्या कर रहा था, पुष्प उत्पन्न कर रहा था, ठीक है ना। ये क्या था, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, ठीक है ना। अब दो टर्म और बता देते हैं, उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, एनुअल और बाइनियल, एनुअल बाइनियल पेरेनियल, ठीक है ना, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एनुअल प्लांट, ठीक है ना, एक वर्षीय पादप, उसको बोलते हैं जो क्या करे, ठीक है ना, एनुअल प्लांट, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए लिख दिया है, एनुअल प्लांट और बैनियल प्लांट, या फिर इसको पेरेनियल भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पेरेनियल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट, ठीक है ना। तो एक वर्षीय पादप, ठीक है ना, जिसका लाइफ साइकिल एक साल के अंदर में क्या हो जाता हो, खत्म हो जाता है, उस प्रकार के पादप को क्या बोलेंगे, एक वर्षीय पादप, ठीक है ना। और बहुवर्षीय पादप जिसका लाइफ साइकिल क्या हो, एक से अधिक साल तक क्या हो चले, या फिर वो 100 साल हो, 150 साल हो, 200 साल हो, ठीक है, या फिर 1000 साल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि बांस और क्या था, बांस और नीला कुरेंजी, वो जिंदा तो क्या रह रहा था, वो एक से अधिक साल तक, ठीक है, लेकिन वो अपने जीवन काल में क्या कर रहा था, केवल एक ही बार फूल उत्पन्न कर रहा था, ठीक है ना। इसलिए एनुअल और पेरेनियल या फिर बैनियल जो प्लांट हैं वो क्या हो सकते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोकार्पिक हो सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात एक फलनी हो सकते हैं, जैसे कि अगैव अमेरिकाना और बम्बू, ठीक है, आर पेरेनियल प्लांट बट मोनोकार्पिक, ठीक है ना। एनुअल एंड बाइनियल्स आर स्ट्रिक्टली मोनोकार्पिक, ठीक है ना, ये मोनोकार्पिक हो सकते हैं, जैसे अगैव अमेरिकाना और बम्बू आर पेरेनियल प्लांट्स बट मोनोकार्पिक, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एक वर्षीय पादप है, एक वर्षीय पादप, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, एक बार फ्लावरिंग करेंगे,
ठीक है ना। एक बार क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, अर्थात क्या है, मोनोकार्पिक, ठीक है। अब जैसे कि नीम वगैरह है, वो बहुवर्षीय पादप है, ठीक है। अपने जीवन काल में क्या कर सकता है, एक से अधिक बार फ्लावर उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, पॉलीकार्पिक। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि जो बहुवर्षीय पादप पेरेनियल प्लांट है, ठीक है ना, वो क्या हो, हमेशा, क्या, हमेशा एक से अधिक बार पुष्प उत्पन्न करे, ठीक है। अर्थात जैसे पॉलीकार्पिक कोई जरूरी नहीं है, वो मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो अपने जीवन काल में केवल और केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बांस और नीला ऑरेंज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कुछ पार्ट्स, ठीक है ना, फ्लावर के चारों तरफ, ठीक है ना, कैलिक्स। आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसको अगर लेना होगा स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो सबसे बाहर की ओर होता है कैलिक्स, ठीक है ना, इसको हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो उसके बाद होता है ऊपर की ओर करोला कहते हैं, ठीक है ना, दलपुंज कहते हैं। उसके बाद एंड्रोसियम मेल पार्ट, ठीक है ना, उमंग कहते हैं, और गाइनोसियम, ठीक है ना, फीमेल पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, श्याम कहते हैं, ठीक है। इसके कैलिक्स के एक यूनिट को, ठीक है ना, बाह्य दलपुंज के एक यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य दल, ठीक है। और वही बात करें अगर दलपुंज की, थी इसके एक यूनिट को पेटल कहते हैं, जिसको हिंदी में तल कहते हैं। एंड्रोसियम के यूनिट को स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। और इसके इसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। वही अगर गाइनोसियम के यूनिट की बात करें तो इसको कहते हैं कार्पेल कहते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक है। अगर वही इसके वर्क की बात करें, ठीक है ना, वर्क, ठीक है, तो वर्क की बात करें तो कैलिक्स जो होता है वो कलर में कैसा होता है, ग्रीन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कैसा है, ग्रीन कलर का है कैलिक्स, ठीक है ना, ये कैसा है, ग्रीन कलर का है। तो ये क्या करता है, अब ये जो कली अवस्था में है, ये कैलिक्स जो होता है इस पूरे के पूरे फूल को क्या किया रहता है, ये ग्रीन कलर जो है ये क्या किया जाता है, कली अवस्था में इस पूरे के पूरे फूल को क्या किया जाता है, ढका रहता है, ठीक है ना। अर्थात क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम। तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है ना, सुरक्षा। क्या काम है, सुरक्षा, क्या काम है इसका काम, सुरक्षा है, ठीक है ना। और एक ग्रीन होने की वजह से इसके पास फोटो पिगमेंट क्लोरोफिल वगैरह क्या होगा, पाया जाएगा, ठीक है ना। इसके वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करने में क्या है, सक्षम है, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, ये क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, ठीक है। अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है ना, कोरोला की ओर, ठीक है ना। तो कोरोला क्या है, इस फूल का क्या है, इसमें रेड कलर का है, ठीक है ना। अगर वही अगर पी प्लांट देखिएगा, मटर का पौधा देखिएगा तो उसमें कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अड़हुल का फूल देखिएगा तो उसमें पीले कलर का होता है, ठीक है ना। मतलब हर एक फ्लावर में क्या होता है, ये अलग अलग कलर का होता है, अर्थात रंग बिरंगी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी फूल को क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, जहाँ पर ग्रीन कलर का होगा वह क्या करेगा, सॉरी, ये पोलिनेशन नहीं करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, सॉरी सॉरी, ये क्या करता है, अब रंग बिरंगा होने की वजह से, ठीक है ना, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है ना। ये ग्रीन, ब्लू, रेड, व्हाइट, ये सब कलर का होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करता है, कोई भी इंसेक्ट, कीट पतंग, मक्खी वगैरह जो है उसको क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और जब इस पर मक्खी आएंगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या करेंगे, एंडोसियम पर टच करेंगे, यहाँ से परागकण को ये क्या कर लेंगे, चिपका लेंगी, और इधर उधर कूद फान करेंगी तो ये परागकण जो है वो कहाँ चला जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये, इसके वजह से क्या होता है, फूल का पॉलिनेशन, ठीक है ना,
हो पाता है, ठीक है ना। ये पोलिनेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो पोलिनेशन का जो होता है हिंदी, उसको लिख लीजिएगा। पोलिनेशन को हिंदी में परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण, ठीक है ना। अब ये जो दोनों के दोनों जो भाग हैं, कैलिक्स और करोला, ये दोनों के दोनों क्या है, पुष्प के सहायक भाग है। कैसे भाग है, सहायक भाग। इनको सहायक भाग क्यों बोला गया है, ठीक है ना। तो जो पुष्प का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट होना, ठीक है ना। लैंगिक जनन का ये क्या है, मुख्य भाग, ठीक है ना। लेकिन पुष्प में क्या है, 4 भाग है, कैलिक्स, करोला और एंडोसियम, गैनोसियम। अगर बाय द पुष्प में ये कैलिक्स और करोला अगर ना रहे, कैलिक्स और करोला अगर ना रहे, ठीक है ना, कैलिक्स और करोला ना रहे, तो भी पुष्प में, ठीक है ना, निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है ना, हो जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, प्रजनन की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर बाय द वे ये एंड्रोसियम और ये जो गाइनोसियम का जो पार्ट है नीचे तक गया है, अगर ये ना रहे, तो जो निषेचन की प्रक्रिया है, जो प्रजनन की प्रक्रिया है, वो पुष्प में नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम कैलिक्स और करोला को क्या बोलते हैं, सहायक या अनावश्यक एसेसरी पार्ट। लेकिन अगर वही बात करें एंड्रोसियम और गाइनोसियम की, तो ये क्या है, फ्लावर का क्या है, मेन पार्ट। क्या है, मेन पार्ट, मुख्य भाग। क्योंकि अगर ये ना रहे तो पुष्प का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, अर्थात प्रजनन की प्रक्रिया नहीं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम की, ठीक है ना। क्योंकि हम कैलिक्स और करोला को क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे, क्योंकि वो क्या था, पुष्प का सहायक भाग। हमको कहाँ चलना है, रिप्रोडक्शन की ओर, ठीक है ना। तो हम देखते हैं पुष्प के, ठीक है ना, पुष्प के मेल पार्ट, ठीक है ना, एंड्रोसियम की ओर, ठीक है ना। तो ये क्या है, एंड्रोसियम, ठीक है ना। जैसे कि फूल में दिखाए हुए थे, ये जितने भी मतलब इसी के पार्ट होते हैं एक फूल में, ये इस डायग्राम में देखिएगा, एक फूल में ये जितने भी पार्ट होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, एंडोसियम, ठीक है ना। और एंडोसियम का जो एक पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, हम अस्टेमेन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अस्टेमेन। क्या कहते हैं, अस्टेमेन, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अस्टेमेन। जब हम क्या करते हैं, अब ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे हम जब एंड्रोसियम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हम कहाँ चलते हैं, इसके एक पार्ट को लेते हैं, क्योंकि हमको कहाँ जाना है, मेल गैमेट की ओर जाना है। कहाँ जाना है, मेल गैमेट की ओर। तो मेल फ्लावर के मेल पार्ट से हम चलते जाएंगे और देखेंगे कि हमको कहाँ मेल गैमेट मिल रहा है। क्योंकि हम जब तक मेल गैमेट नहीं पाएंगे और फीमेल गैमेट नहीं पाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे, निषेचन करवा नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, अस्टेमेन, और इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं। अस्टेमेन को ही क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं, और इसको हिंदी में लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टेमेन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोफाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण, ठीक है। जब ये क्या करते हैं, हम एक स्टेमेन की ओर चलते हैं, तो हमको देखते हैं कि यहाँ पर स्टेमेन के 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। एक जो पार्ट है वो क्या है, फिलामेंट, ठीक है। और एक ऊपर जो है फुला हुआ पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। फुले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर, ठीक है। और जहां पर ये फिलामेंट और एंथर क्या होता है, जुड़ा रहता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संयोजन। क्या कहते हैं, संयोजन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और एंथर को हम क्या कहते हैं, परागकोश, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम ये जो फिलामेंट जो है, तंतु, ठीक है ना, ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम अब चलते हैं किधर, एंथर की ओर, ठीक है ना। तो हम जब स्टेमेन से कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, पोलन सेक,
क्या देखने को मिलता है, पोलन सेक एंथर, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर में देखिए पोलन सेक, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना। जब लघु बीजाणु धानी के अंदर हम जब चलते हैं, इसको हम एंथर को क्या करेंगे, कट करेंगे। क्या करेंगे, इस एंथर को हम जब क्या करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। जब इस एंथर को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो संरचना यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे हमको क्या देखने को मिलेगा, पराग कण। क्या मिलेगा हमको देखने को, पराग कण, ठीक है ना। तो इसी हम पराग कण को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, और इसको हिंदी में हम माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु, और पोलेंगिन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पराग कण। जब हम पराग कण के अंदर चलेंगे, अभी तुरंत डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, जब हम पराग कण के अंदर चलेंगे, क्या करेंगे, पराग कण के अंदर जब हम चलेंगे तो वहां पर एक स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, ठीक है ना, जिसको माइक्रो गैमेटोफाइट कहते हैं, या फिर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी हिंदी में नर युग्मकोद्भिद कह सकते हैं, या फिर इसको सूक्ष्म युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस तब जाके इस नर युग्मक जो युग्मकोद्भिद है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोफाइट, उससे हमको क्या मिलता है, मेल गैमेट मिलता है। क्या होता है, मेल गैमेट मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर युग्मक। अब बोले समझ में आप लोग को शायद हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है कि सर बताते जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हमें तुरंत जा करके समझ में आएगा कि किस, जब इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एंडोसियम से लेकर पूरा एकदम स्ट्रक्चर उठाएंगे, ठीक है ना, एंडोसियम का उठाएंगे, ठीक है ना। हम जस्ट तुरंत एंडोसियम के बाद स्टेमेन देखेंगे, स्टेमेन के अंदर जब हम क्या करेंगे, उसको कट करें, वहाँ पर देखेंगे तो हमको पोलन सीक मिलेगा। अब पोलन सीक को जब हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर के जब अंदर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हमको क्या मिलेगा, मेल गैमेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देख ही लेते हैं, वरना आप लोग को पता ही। देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेमेन है। क्या है, पूरा का पूरा स्टेमेन, जिसको हम क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरोफाइट, ठीक है ना। इसको क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरोफाइट, और इसको हिंदी में क्या बोले थे, लघु बीजाणु पर्ण, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या किए थे, हम मेल गैमेट पढ़ना है, तो हमने क्या किया था, इस तंतु में संरचना को हमने क्या कर दिया था, छोड़ लिया था, और क्या किया था, एंथर को देख रहे थे, किसको देख रहे थे, एंथर को, ठीक है ना। तो हम एंथर को लिए, ठीक है ना। तो एंथर को हम क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसको हिंदी में हम क्या बोले थे, लघु बीजाणु धानी। इस एंथर को हमने क्या बोला था, लघु बीजाणु, ठीक है ना, धानी, क्या बोले थे, लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। जब हम कट करते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है ना, ये देखिए, इसको जब हमने कट किया, ठीक है, हमको इस प्रकार से ये क्या हुआ, दिखा। जब हम ऊपर से क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 ठो, 1 2 3 4, ठीक है ना। कट करने के बाद हमको क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है, लघु बीजाणु धानी, जिसके अंदर इस वाले डायग्राम यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बॉल जैसे, ठीक है ना, ये क्या है, माइक्रोस्पोर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो माइक्रो माइक्रो
स्पोरेंजिया के अंदर क्या है हमको देखने को मिल रहा है, ये छोटा छोटा माइक्रो स्पोर, क्या देखने को मिल रहा है, माइक्रो स्पोर, ठीक है ना। माइक्रो स्पोर के जब हम अंदर क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो वहां पर क्या हमको देखने को मिलेगा, माइक्रोगैमेटोफाइट नर युग्मकोद भीद। और जब उसके अंदर हम क्या करेंगे, जब इंटर करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हमको क्या बाद में किस तरीके से वहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, हम देखेंगे किस तरीके से सब फॉर्मेशन होता है। जब इसके अंदर हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेल गैमेट मिलेगा, ठीक है ना, नर युग्म, क्या मिलेगा, नर युग्म, ठीक है ना। अब हम पुनः वहीं पर चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि एक जो एंथर है यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, कितना दिखाई दे रहा है, 4। लेकिन ये देखिए चारों के चारों जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या है, एक यहाँ पर ग्रीन कलर ये जो है इससे क्या हुए हैं, डिफ्रेंशिएट है, क्या है, डिफ्रेंशिएट मतलब क्या है, अलग। तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक साथ में, और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, एक साथ। तो ये जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक साथ में दिखाई दे रहा है, एक क्या हो रहा है, कक्ष में हमको दिखाई दे रहा है। तो हम इस एरिया को जिसमें 2 क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोब, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोब। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पाली, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पाली, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एंथर में देखें तो कितना पाली हमको मिलेगा, एक पाली ये हो गया, और एक पाली क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक जो मैच्योर एंथर होता है, ठीक ना, वो क्या होता है, जनरली बाई लोब्ड होता है, क्या होता है, बाई लोब्ड, कितना लोब्ड, बाई लोब्ड, अर्थात द्विपालिक होता है, क्या होता है, द्विपालिक। लेकिन एक पाली में कितने लोग, कितने हैं कक्ष, 2 कक्ष, कितने हैं कक्ष, 2 कक्ष हैं, और ये दोनों क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो एक एंथर में कितने स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया हो गए, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक द्विपालिक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि एक नेचुरल एंथर होता है उसमें लगभग कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4, ठीक है ना। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक एंथर को हम क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, फिर पुनः वहीं पे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक ना, पुनः आ गए वहाँ पे। तो एक जो एंथर है एंथर है, ठीक है ना, वो क्या होता है, सिंगल लोब भी हो सकता है, ठीक है ना, और बाई स्पोरेंजिएट होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है मालवेसी, ठीक है ना, फुल चाइना रोज, ठीक है ना। अभी वो क्या दिखाए थे, चाइना रोज का ही दिखाए थे, अड़हुल का फूल का, ठीक है ना। और ये क्या होता है, टेट्रागोनल होता है, ठीक है ना, बाई लोब्ड अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है ना, द्विपालिक, डाइथिकस, ठीक है ना, और टेट्रा स्पोरेंजिएट चतुष ध्यान, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं कि ये क्या है, माइक्रो एस्पोरेंजिया, ये पूरा का पूरा क्या है, माइक्रो एस्पोरेंजिया, ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये क्या है, माइक्रो, ये क्या है, पूरा एंथर है, इसके अंदर ये 4 ठो क्या दिखाई दे रहा है, माइक्रो एस्पोरेंजिया, ठीक है, लघु बीजाणु धान, ठीक है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के विषय में देखेंगे, ठीक है ना, कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है ना, और क्या क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया को सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। अगर एक के विषय में पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया अर्थात पूरे एंथर के विषय में हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक जब माइक्रोस्पोरेंजिया को कट करके देखते हैं
तो हमको देखने को मिलता है इस तरीका से, ठीक है ना। देखिएगा ये, ठीक है ना, ये क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। जब इसके अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है ना, हमको 4 लेयर, कितना लेयर, 4 लेयर, ठीक है ना। ये जो सबसे बाहर की ओर है, ठीक है ना, एक कोशिकाओं का लेयर, देखिएगा हम इसको कलर कलर कर रहे हैं, इसके अंदर ये क्या है, केवल और केवल एक कोशिकाओं का क्या है, स्तर, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये सबसे क्या है, बाहरी क्या है, लेयर है, ये सबसे क्या है, बाहरी लेयर। अब जब ये सबसे क्या है, बाहरी लेयर, तो ये क्या करेगा, सुरक्षा का काम करेगा, क्या करेगा, सुरक्षा का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। और ये कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये केवल और केवल एक कोशिकाओं का लेयर है, जैसे कि देखिएगा ये चारों तरफ, ठीक ना, ये हमको देखने को मिलता है कि ये क्या है, पूरा का पूरा एक कोशिका का स्तर है, न कि इधर की तरफ ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, केवल एक ही कोशिका का स्तर है, जो कि क्या है, पूरे के पूरे बाहर की ओर इसको क्या किया हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजिया को घेरे हुए हैं। तो ये क्या है, एक कोशिकीय स्तर है, सबसे बाहरी स्तर है, ठीक है ना, और ये क्या प्रोटेक्शन का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखते हैं कि आउटर मोस्ट अर्थात सबसे बाहरी परत, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, सबसे बाहरी परत है, ठीक ना, ये क्या है, प्रोटेक्टिव क्या है, एक मिनट, ये सबसे क्या है, बाहरी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक ना। ये सबसे क्या है, बाहरी लेयर है, उसके साथ साथ क्या है, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक आवरण है, ठीक है। और एक कोशिकीय परत से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। जब इसके बाद चलेंगे अगला लेयर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर के कोशिका, यहाँ पर ग्रीन कलर का लंबा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, हम पेन से इसको मार्क करते जा रहे हैं रेड कलर से, ठीक है ना। और ये भी क्या है, एक कोशिकीय परत है, ये चारों तरफ क्या है, केवल और केवल एक कोशिकाओं से ही क्या है, बना है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इंडोथीसियम, ठीक है ना, इसका क्या नाम है, इंडोथीसियम। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अधस्य त्वचा, क्या कहते हैं, अधस्य त्वचा, ठीक है। और ये भी क्या है, एक कोशिकीय, ठीक है ना, ये क्या है, एक कोशिकीय परत, ठीक है ना। ये क्या है, दूसरा नंबर का लेयर, सबसे बाहर कौन था, एपिडर्मिस, ठीक है ना, और इसको हिंदी में क्या कहते थे, बाह्य त्वचा, ठीक है। लेकिन जब हम देखेंगे इंडोथीसियम, तो इंडोथीसियम के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रेड टाइप का डॉट डॉट इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है ना, रेड टाइप का क्या है, डॉट डॉट दिखाया गया है, ठीक है, इसी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है ना। ये जो रेड टाइप का जो डॉट डॉट दिखाया गया है इस कोशिकाओं के अंदर, ठीक है ना, इसका नाम है फाइब्रस बैंड, क्या नाम है, फाइब्रस बैंड। और इस फाइब्रस बैंड की वजह से, इस फाइब्रस बैंड की वजह से देखिएगा कि ये इंडोथीसियम क्या क्या करती है। तो ये जो फाइब्रस बैंड है एक प्रकार का पदार्थ, ठीक है ना, जिसका नाम है अल्फा सेलुलोज, क्या नाम है, अल्फा सेलुलोज, ठीक है ना। ये जो फाइब्रस बैंड है वो किससे मिलकर बना होता है, अल्फा सेलुलोज से, ठीक है। अब ये अल्फा सेलुलोज से मिलकर कौन बना है, फाइब्रस बैंड। और फाइब्रस बैंड कहाँ पे है, इंडोथीसियम की कोशिका के अंदर, ठीक है ना। अब ये जो अल्फा जो सेलुलोज से मिलकर बना है फाइब्रस बैंड, ठीक है ना, और ये फाइब्रस बैंड किसके अंदर है, इंडोथीसियम के अंदर। तो अल्फा सेलुलोज का ध्यान से सुनिए कि कुछ खास लक्षण होता है, ठीक ना। ये अल्फा जो सेलुलोज है वो क्या होता है, बाहर जो हवा में मॉइस्चर, ठीक है ना, जो जल के कण वगैरह जो हवा में जो होते हैं, ठीक है ना, मॉइस्चर के रूप में, आर्द्रता के रूप में, उसको क्या कर लेता है, ये ग्रहण कर लेता है, क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए ये जो लेयर है या फिर इंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं, या फिर इंडोथीसियम को भी हम कह सकते हैं कि ये जो इंडोथीसियम है वो किस नेचर का होता है, आर्द्रता ग्राही,
किस प्रकृति का होता है, आर्द्रताग्राही, ठीक ना, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जब इसके अंदर ये क्या हो गया, पानी चला गया, ठीक है ना, तो जब पानी चला गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जब इसके अंदर, जब ये मानते हैं कोई कोशिका है, ठीक है ना, जब इसके अंदर जाएगा पानी तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और जब ये पुनः क्या होगा, सिकुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये इस तरीके से फूला हुआ है, ठीक है, जब ये सिकुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद इसके अंदर से क्या होता है कि जो परागकण जो बीच में यहाँ पर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये बीच में परागकण वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एंथर के, ठीक ना, परागकोश के प्रस्फुटन में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद, अर्थात डेhiscence ऑफ एंथर। ये परागकोश के क्या करता है, एंथर के, ठीक ना, परागकोश के प्रस्फुटन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जब इस लेयर के हम नीचे चलेंगे तो ब्लैक कलर से हमने एक लेयर बनाया हुआ है, ब्लैक कलर से, ठीक ना, 2 से 3 कोशिका, लगभग 1 से 3 कोशिका का ये क्या होता है, लेयर। ये ऊपर की तरफ जो इपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, और अधस्त्वचा जो था, ये क्या था, केवल और केवल एक कोशिकाओं का लेयर। लेकिन अधस्त्वचा के नीचे यहाँ पर जो कोशिका का लेयर दिखाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर से इस तरीके से दिखाया गया है ये, ठीक है ना। ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मध्य परत। क्या कहते हैं, मध्य परत, ठीक है ना। और ये कितने कोशिकीय का लेयर है, लगभग लगभग 1 से 3 कोशिकीय ये क्या है, परत है। 1 से 3 कोशिकीय क्या है, परत। कितना कोशिकीय, 1 से 3 कोशिकीय क्या है, परत। अब इसका खास लक्षण है कि ये क्या करता है, अपने अंदर भोज्य पदार्थ, फूड को स्टोर करके रखने का क्या करता है, काम करता है। भोज्य पदार्थ को संरक्षित करके क्या करता है, रखे रहने का काम करता है, ठीक है। इसका जीवन जो होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। ये शॉर्ट लाइफ, ठीक है ना, इसकी जीवन अवधि क्या होती है, बहुत कम, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है, एक परिपक्व अगर परागकोश को देखा जाए तो उसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट। क्या होता है, अब्सेंट, ठीक है ना। अब ये क्यों अब्सेंट होता है, ये शॉर्ट लाइफ क्यों होता है, बहुत कम इसका जीवन क्यों होता है, हम तुरंत देखेंगे, ठीक ना। उससे पहले हम देखेंगे सबसे आंतरिक और लास्ट, ठीक ना, लेयर, जिसका नाम है टैपिटम, और इसको हिंदी में भी हम क्या कहते हैं, टैपिटम ही कहते हैं, जो कि रेड कलर से ये, ठीक है ना, त्रिभुजाकार भालानुमा क्या हमने किया है, ये लेयर बनाया है। और ये भी क्या होता है, एक कोशिकीय ही होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय क्या है, स्तर यूनिसीरिएट है। क्या है, यूनिसीरिएट, एक कोशिका का है, ये भी क्या है, परत है एक कोशिका का। और ये सबसे कहाँ है, अंदर की ओर, ये क्या है, आंतरिक परत है। क्या है, आंतरिक परत। और खास बात ये है कि ये भी जो लेयर है वो क्या होता है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है। ये भी क्या है, पोषक पदार्थ को क्या किया रहता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब किए रहता है, ठीक है ना। ये भी क्या है, पोषक पदार्थ से परिपूर्ण लेयर, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसकी हम क्या करते हैं, एक कोशिका को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो कोशिका होती है, ठीक है ना, इसका खास एक लक्षण है कि इसमें जो केंद्रक होता है, इसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से क्या होते रहता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, होते रहता है। जिसके वजह से इसके अंदर जो केंद्रक की जो संख्या है वो क्या होती है, 1 से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 से अधिक। और ये जो टेपिटम जो लेयर है, इसकी जो कोशिकाएं हो जाती है, वो 1 से अधिक न्यूक्लियस इसके अंदर हो जाता है, ठीक ना। 1 से अधिक क्या हो जाता है, केंद्रक हो जाता है। और ये क्या हो जाती है, बहु केंद्रकीय। क्या हो जाती है, बहु केंद्रकीय, ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड जब होगी तो आप लोगों को पता है क्रोमोसोम वगैरह जो होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लिएटेड। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह से ये क्या हो जाती है, अगुणित नहीं रहती है। ये जो कोशिकाएं हैं वो अगुणित ना होकर के क्या हो जाती हैं, बहुगुणित। ये कोशिका क्या हो जाती है, बहुगुणित, ठीक है, पोलीप्लॉइड हो जाती है। कैसी हो जाती है,
पॉलीप्लाइड, ठीक है। वही है, ये क्या हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर में माइटोसिस सेल डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन होता रहता है, इंडोमाइटोसिस, ठीक ना, आंतरिक समसूत्री विभाजन होते रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो जाती है, यह कोशिकाएं क्या हो जाती है, या फिर इस कोशिका को बोले या फिर लेयर को बोले, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाती है, बहुकेंद्रकी के साथ साथ बहुगुणित भी हो जाती है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे कि मिडिल लेयर की, किसकी बात कर रहे थे, मिडिल लेयर की, तो हम तुरंत बात करते हैं। अब जब हम टेपिटम के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन कलर का, कैसा कलर का, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का जो छोटा छोटा डॉट दिखाई दे रहा है, हमने रेड कलर से यहाँ पर बना रहा है, देखिएगा एक मिनट, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का ये जो छोटा छोटा डॉट दिखा रहा है, यही क्या है, पोलन ग्रेन, क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, पराग कण, क्या कहते हैं हम लोग, पराग कण, ठीक है। अब ये क्या है, पराग कण जिंदा रहेगा, तो जिंदा रहने के लिए इसको भोज्य पदार्थ चाहिए, क्योंकि इस पराग कण के अंदर ही क्या है, मेल गैमेट नर युग्मक, ठीक है ना। अब पराग कण को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और पराग कण किसके संपर्क में है, ये पराग कण जो है वो किसके संपर्क में है, टैपिटम के संपर्क में है, तो ये क्या करेगा, टैपिटम से ये क्या करेगा, भोज्य पदार्थ को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और यहाँ पर हमने टैपिटम को बताया है ये कैसा लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है, कैसा लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है, इसके अंदर पोषक पदार्थ पाया जाता है। लेकिन टैपिटम जो है इतना चालाक है कि सबसे पहले अपना पोषक पदार्थ जो है वो इस पराग कण को नहीं देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, अब ये टैपिटम जो है मिडिल लेयर के संपर्क में है, तो ये टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, मिडिल लेयर से सबसे पहले क्या कर लेती हैं, ये जो भोजन मिडिल लेयर जो स्टोर करके रखा है, मिडिल लेयर में देखिएगा, ये जो भोजन जो स्टोर करके रखा है मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर से टैपिटम की जो कोशिका है, ये मिडिल लेयर से ये टैपिटम की जो कोशिका है वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेती हैं, क्या हो जाती हैं, भोजन को ग्रहण कर लेती हैं। जब इस टैपिटम की कोशिकाएं जब मिडिल लेयर से भोजन ग्रहण कर लेती हैं, तो मिडिल लेयर की जो कोशिकाएं हो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए एक जब परिपक्व जब पराग कोश को देखेंगे जिसमें क्या हो गया है, पोलन ग्रेन पराग कण क्या हो गया, अच्छी तरीके से क्या हो गया, विकसित हो गया है, तो उसके अंदर ये मिडिल लेयर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोशिकाओं के पास जो भोजन संरक्षित रहता है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, टैपिटम की कोशिका, और टैपिटम से फिर कौन ले लेता है, पराग कण, ये टैपिटम से कौन ले लेगा, पराग कण, ठीक है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट लाइफ, अर्थात इस मिडिल लेयर का इसीलिए जो है एक पराग कोश में, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो जीवन होता है वो क्या होता है, बहुत कम, और एक बहुत कम समय के लिए देखने को मिलता है, कौन, मिडिल लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, कौन बर्बाद हो गया, मिडिल लेयर खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं, किसकी कोशिकाएं, टैपिटम की कोशिकाएं, वो भी क्या होने लगती हैं, डिजनरेट होने लगती हैं, बर्बाद होने लगती हैं, ठीक है ना, अपघटित होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो पोषक पदार्थ है, क्या है, पोषक पदार्थ, उसको कौन ग्रहण करने लगता है, ये पराग कोश, और अंततः, ठीक ना, अंततः एक परिपक्व जो मैच्योर जो है, ठीक ना, पराग कोश है, उसके अंदर मिडिल लेयर, कौन, मिडिल लेयर और टैपिटम दोनों के दोनों लेयर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनसे जो इनकी जो कोशिकाओं के अंदर न्यूट्रिटिव पदार्थ जो भोज्य पदार्थ है, ठीक है ना, पोषक तत्व, तो उसको कौन ग्रहण करता है, पराग कण, ठीक है ना। इसलिए एक अगर पूछा जाए कि एक मैच्योर एंथर में पराग कोश में कितनी लेयर पाई जाती हैं, तो केवल और केवल दो, एक एपिडर्मिस और दूसरा इंडोथीसियम, ठीक है ना, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा और दूसरा इंडोथीसियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधस त्वचा, ठीक है। लेकिन एक टैपिटम का और एक खास लक्षण है टैपिटम की कोशिकाओं का, ठीक है ना, ये क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन को क्या करते रहता है, स्रावित करते रहता है, ठीक है ना। जो टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, इस टैपिटम की जो कोशिका है वो क्या करती है, ये टैपिटम की कोशिका है, ठीक है ना,
ये टेपिटम का क्या है, कोशिका, और ये अपने अंदर से क्या करता है, कुछ ना कुछ पदार्थ को क्या करते रहता है, स्रावित करते रहता है, ठीक ना। और जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, इंजाइम होता है, या फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्या होता है, हार्मोन होता है। समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि ये बर्बाद होते होते टेपिटम जो है वो कुछ ना कुछ कर जाता है अपने कोशिका के अंदर, और वो क्या करता है थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे टेपिटम की कोशिकाओं की। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक टेपिटम की यहाँ पर कोशिका को क्या करते हैं, हम लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक टेपिटम की हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोशिका को हम क्या कर लेते हैं, लेते हैं, ठीक ना। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने क्या किया, एक टेपिटम की कोशिका को ले लेते हैं। ये क्या होता है, टेपिटम और मिडिल लेयर तो लास्ट में ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ये क्योंकि इनके जो जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या कर लेते हैं, परागकण के द्वारा इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से टेपिटम और मिडिल लेयर क्या हो जाता है, खत्म। लेकिन टेपिटम डिजनरेट होते होते, ठीक ना, अपघटित मतलब खत्म होते होते ये क्या करते हैं, चूंकि बता चुके हैं पहले ही, अभी तुरंत बताए हैं कि ये क्या होता है, सिक्रीटरी नेचर का, ठीक है ना। और ये क्या करता है, कुछ इंजाइम और हार्मोन का क्या करते रहता है, स्राव करते रहता है। लेकिन ये क्या करता है, जो ये टेपिटम का कोशिका है, क्या है, टेपिटम का कोशिका, ठीक है ना, ये टेपिटम का कोशिका, ये खत्म होते होते, बर्बाद होते होते एक स्पेशल प्रकार का क्या करता है, कर्णनुमा संरचना क्या करता है, स्रावित करता है। एक स्पेशल क्या करता है, कर्णनुमा संरचना क्या करता है, स्रावित करता है, ठीक है ना। और इससे छोटे से कर्णनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडी, क्या कहते हैं, प्रो क्या कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडी। इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडी। ये छोटे छोटे संरचना को हम क्या कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडी। अब ये जो टेपिटम की जो कोशिका है यहाँ पर देखिएगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, जब ये क्या करेगा, प्रोयूबिस बॉडी का क्या करेगा, स्राव करेगा, ठीक है ना। तो करेगा तो किसके, ये प्रोयूबिस बॉडी, ठीक है ना, ये किसके संपर्क में जाएगा, मेल गैम यहाँ पर जो पराग कण जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो माइक्रोस्पोरेंजियम ये जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना, इसी के पास, इसी के संपर्क में जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो प्रोयूबिस है, जब ये टेपिटम क्या कर देती है, स्रावित कर देती है, तो इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। इसका क्या होता है, विकास होता है। इस प्रोयूबिस बॉडी का क्या होता है, विकास होता है, ठीक ना, डेवलपमेंट होता है। और ये जो प्रोयूबिस बॉडी है, आप लोगों को बताया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक ना। तो ये प्रोयूबिस जो बॉडी है वो किस में चेंज होता है, यूबिस बॉडी में। किस में चेंज हो जाता है, यही जो है किस में चेंज हो जाता है, यूबिस बॉडी में, ठीक है ना। ये किस में चेंज हो गया, प्रोयूबिस बॉडी से किस में चेंज हो गया, यूबिस बॉडी में, ठीक है ना। ये किस में चेंज हो गया, यूबिस बॉडी में। ध्यान से देखिएगा, ये जो टेपिटम की कोशिकाएं थी, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम में, इसने क्या किया, बर्बाद होते होते क्या किया, कुछ स्पेशल कण का सिक्रेशन किया, ठीक ना, जिसको हम क्या बोले, प्रोयूबिस बॉडी, क्या बोले, प्रोयूबिस बॉडी। और ये डेवलप करके प्रोयूबिस बॉडी, ठीक ना, किस में चेंज हो गया, यूबिस बॉडी में। किस में चेंज हो गया, यूबिस बॉडी में। और ये जो यूबिस बॉडी है, अब दो प्रकार के क्या करता है, पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है, क्या करता है, दो प्रकार के पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है, ठीक है, सिक्रीशन करता है। लिख लीजिएगा, सिक्रीशन, ठीक है ना। ये दो प्रकार का पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है, ठीक है। एक जो पदार्थ है उसका नाम है स्पोरोपोलेनी। स्पोरोपोलेनिन। और दूसरा जो नाम है, ठीक है ना, उसका नाम है पोलेन।
पोलन किट। क्या नाम है? पोलन किट। देखिएगा ये जो टेप्टम की कोशिका है सबसे पहले स्रावित किया, ठीक ना, स्पेशल प्रकार का कण जिसका नाम है प्रोयूबिस बॉडी, ठीक है ना। और ये यूबिस प्रोयूबिस बॉडी डेवलप करके किस में चेंज हो गया? यूबिस बॉडी में। और इस यूबिस बॉडी ने क्या किया? दो प्रकार के पदार्थ का क्या किया? स्राव। एक जो है स्पोरोपोलेनिन और दूसरा जो है पोलेन कीट, ठीक है। तो पोलेन कीट जो है वो क्या है? फैटी सबस्टांस है। कैसा सबस्टांस है? वसीय पदार्थ। कैसा पदार्थ है? फैटी सबस्टांस, वसीय क्या है? पदार्थ, ठीक है। और ये येलो कलर का सबस्टांस है, येलो कलर का पदार्थ है, ठीक ना। येलो कलर देखने में येलो दिखता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की स्पोरोपोलेनिन की। ये सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्पोरोपोलेनिन जो है, ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन ये जैविक जगत का क्या है? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल। क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल। अब ये जो सीक्रेट कर रहा है तो किसके अंदर कर रहा है? ये टेप्टम की कोशिका कहाँ करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया में। और स्पोलेपोलेनिन और पोलेन किसके संपर्क में आएगा? यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया में देखिएगा, ये किसके संपर्क में आएगा? माइक्रोस्पोर अर्थात पोलेन ग्रेन के क्या आएगा? संपर्क में आएगा। क्या करेगा? पोलेन ग्रेन के क्या करेगा? संपर्क में आएगा। और ये क्या करेगा? पोलेन ग्रेन के चारों तरफ क्या करेगा? लेयर का निर्माण करेगा। अब हम जब पोलेन ग्रेन हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या कौन कौन से लेयर का क्या करता है। स्पोरोपोलेनिन और पोलेन कीट वहाँ पे क्या करता है? निर्माण करता है। जानकारी के लिए बताते हैं कि जो जब ये टेपिटम की जब कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी? स्रावित करेंगी, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया में देखिएगा, स्रावित करेंगी पदार्थ को, ठीक है ना। और ये प्रोयूबिस बॉडी, फिर यूबिस बॉडी जो है चेंज हो जाएगा किसमें? ठीक है ना, सॉरी, प्रोयूबिस बॉडी से यूबिस बॉडी में चेंज होगा। यूबिस बॉडी क्या करेगा? स्पोरोपोलेनिन और पोलेन कीट का क्या करेगा? स्राव करेगा। और ये जो दोनों पदार्थ वो किसके संपर्क में आएगा? मेल गैमेट के संपर्क में, नर युग्मक के सॉरी, परागकण के संपर्क में। किसके संपर्क में? परागकण के संपर्क में। और उसके चारों तरफ क्या करेगा? लेयर, ठीक है ना, परत का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा, ठीक है ना। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है वो क्या है? सबसे हार्डेस्ट मेटेरियल, ठीक है। आगे देखते हैं।